ठीक है भाई, देखो तो इस वाले वीडियो के अंदर ना हम लोग रेजोनेंस एनर्जी के बारे में समझने वाले हैं। किसके बारे में समझने वाले हैं? रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। देखो बहुत आसान टॉपिक है ये, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने लायक नहीं है इसके अंदर, बट हमें पढ़ना तो ही, ठीक है ना। तो समझते हैं। देखो क्या है, देखो पिछले वाले जो लेक्चर था, पिछला वाला जो वीडियो था, उसके अंदर मैंने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के बारे में। तो वहाँ पे ना तुमने एक चीज़ सीखी, वहाँ पे कंक्लूजन सीखा था हमने कि भाई अगर ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है मेरा, ये मेरे पास एनर्जी है, ठीक है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो नीचे आता है ना वो कैसा होता है? स्टेबल होता है, ठीक है, वो स्टेबल होता है। और जो ऊपर आता है वो कैसा होता है? रिलेटिवली लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना, लेस स्टेबल होता है। तो इधर से तुमने एक चीज़ सीख ली कि भाई ये जो ऊपर वाली स्पीशीज़ है ना उसकी एनर्जी ज़्यादा है कि नहीं? उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो लेस स्टेबल होगा, और जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या होगा? मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाल लिया था, कंक्लूजन निकाल लिया था कि जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाल लिया था, ठीक है, कि भाई जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है? कम, ठीक है। लिख लिया हम लोगों ने, लेस स्टेबल आ रहा है ज़्यादा एनर्जी की वजह से, ठीक। चलो, तो अब अपन लोग समझते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में कि भाई रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। सपोज सपोज दैट कि ये मेरी एनर्जी एक्सेस है, ठीक है, ये मेरी एनर्जी एक्सेस है, लेट अस सपोज, ठीक है। और मैं एक पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने डिनोट किया एक लेवल। सपोज़ ये वाला जो लेवल है ये किसका लेवल है? ये है साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी लेवल, ठीक है। इस एनर्जी एक्सिस के ऊपर ये जो मैं बनाया ना मैंने लाइन ऊपर की तरफ, ये एनर्जी एक्सिस है सपोज़। तो उस एनर्जी एक्सिस पे यहाँ पर ना लाई कर रही है साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने साइक्लोहेक्सेन में से ना एक H2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, या फिर तुम ऐसा कह सकते हो कि मैंने एक डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया, या तुम ये भी कह सकते हो कि मैंने एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इंस्टॉल कर दी कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेन था, उसके अंदर मैंने क्या नाम से डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराया। तो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराने पर क्या होता है? इसकी एनर्जी ना कुछ अमाउंट से रेज हो जाती है। सपोज़ उसकी एनर्जी यहाँ पहुँच गई, तो ये जो एनर्जी गैप है ना तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये जो एनर्जी गैप है ये तुम्हारा होता है 120 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन था, साइक्लोहेक्सेन से तुमने क्या बनाया? साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन की एनर्जी क्या आ रही है बताओ? साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा आ रही है बाय एन अमाउंट ऑफ 120 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन में अगर कंपेयर किया जाए तो बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? साइक्लोहेक्सेन। क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल डायग्राम में नीचे आ रहा है। तुम कुछ समझो ना, उसकी एनर्जी कम है, अभी अभी हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला है, ठीक है, ये कंक्लूजन हमने निकाल लिया। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि भाई जिसकी एनर्जी कम है वो ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि भाई साइक्लोहेक्सेन है ना वो मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सीन। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराया तो साइक्लो जो कंपाउंड बना साइक्लोहेक्सीन, उसकी एनर्जी साइक्लोहेक्सेन से 120 किलो जूल पर मोल के अमाउंट से ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने दो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराए, ठीक है ना, तो उसकी एनर्जी यहाँ कहीं आ गई। जब दो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराओगे तो तुम्हारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, है कि नहीं। और ये जो एनर्जी गैप आ रहा है, ये जो एनर्जी गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है हमारा 231 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब तुमने साइक्लोहेक्सेन के अंदर दो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराए ना तो तुम्हारे पास में जो कंपाउंड बना उसकी एनर्जी साइक्लोहेक्सेन से 231 किलो जूल पर मोल अमाउंट में ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। अब एक्चुअली क्या हुआ, जब हमें तीसरा डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना था तो हमने नॉर्मल अरिथमेटिक लगाई। हमने ये सोचा कि भाई अगर एक डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करने में 120 किलो जूल पर मोल लगती है तो बताओ तीन डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करने में कितनी एनर्जी लगेगी? तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 120 इंटू 3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 360 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ ऐसी आई, ठीक है। हमने सोचा कि भाई एक डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करने में 120 किलो जूल पर मोल लग रही है, तो तीन को इंट्रोड्यूस करने में कितनी लगेगी? 360 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। और ये किसका होगा? तीन डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे इस कंपाउंड के अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर, ठीक है। तो इतना हमने एक्सपेक्ट किया, तो ये जो एनर्जी थी ना ये हमारी कैसी थी? ये थी एक्सपेक्टेड। पर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं चली, और एक्चुअली जब हमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली तो हमारी जो एनर्जी थी वो कहीं यहाँ तक ही रेज हुई, ठीक है ना। और ये वैल्यू कितनी आई? ये जो वैल्यू आई वो आई 208 किलो जूल पर मोल। कितनी?
208 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हमने एक्सपेक्ट कितना किया था 360, आई कितनी केवल 208, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया भाई। रियलिटी में सॉरी एक्सपेक्टेशन में और रियलिटी में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, वो डिफरेंस कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस वही तो है वो। ठीक है, ये क्या, ये डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है ये डिफरेंस है बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। एक्सपेक्टेशन तो ये है और रियलिटी ये है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कितना आया बताओ। 360 माइनस 208 कितना होता है 152 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये जो 152 किलो जूल पर मोल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस एनर्जी। इसको बहुत ध्यान से समझना। आप देखो, अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से देखो ना तो तुम्हें एक चीज़ पता चल रही होगी कि भाई साइक्लोहेक्सेन से जब मैंने तीन डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा है साइक्लोहेक्सेन के अंदर, तो एनर्जी रेज होनी चाहिए थी 360 किलो जूल पर मोल, है ना। पर वो 360 किलो जूल पर मोल रेज नहीं हुई, वो केवल 208 रिलीज हुई, 208 तक इंक्रीज हुई। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि 360 होनी चाहिए थी और 208 इंक्रीज हुई, तो 152 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब इसमें ना स्टेबलाइजेशन आ रहा है। कितने का स्टेबलाइजेशन आ रहा है 152। तो ये स्टेबलाइजेशन जो है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 152 किलो जूल पर मोल का। ठीक है, मतलब तुम खुद सोचो ना, अभी अभी तुमने पढ़ा है कि भैया एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो बताओ अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ, इस वाले लेवल में और इस वाले लेवल में कंपेयर करूँ, तो बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन है, डेफिनेटली ये वाला है। ठीक है ना, तो कितना स्टेबल हो रहा है, पहले 360 था, है ना, पोटेंशियल डायग्राम में ऊपर पड़ रहा था, अब पोटेंशियल डायग्राम में नीचे आ गया, तो स्टेबल हो गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो डिफरेंस है वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हुई, रेजोनेंस एनर्जी वो है जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन आ रहा है। ठीक है ना, और स्टेबलाइजेशन आ रहा है इसका मतलब क्या, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब ये जो 152 किलो जूल पर मोल है ना, ये माइनस में डिनोट की जाएगी, क्योंकि हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता है कि भाई जो एनर्जी रिलीज होती है उसका जो कन्वेंशन होता है वो कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है ना, रिलीज एनर्जी को हम लोग हमेशा नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लेना, जो भी कंपाउंड जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा या जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। भाई तुम खुद सोचो ना, अभी जैसे अगर हम बेंजीन के बारे में बात करें तो बेंजीन में हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई 360 किलो जूल पर मोल आनी चाहिए थी, पर 208 ही आ गई। तो इसका मतलब 152 किलो जूल पर मोल का स्टेबलाइजेशन आ गया ना, वो किसकी वजह से आया, वो आया रेजोनेंस की वजह से। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अगर मैं तुमसे एक सिंपल सी चीज़ पूछ लूँ, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ पूछ लूँ कि बताओ विच वन इज़ मोर स्टेबल, विच इज़ मोर स्टेबल। ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। ठीक है, अब लोग यहाँ फैल जाते हैं। ठीक है देखो समझो, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, साइक्लोहेक्सेन या फिर बेंजीन। अब हम लोग रेजोनेंस एनर्जी के बारे में इतना पढ़ लेते हैं ना, इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि हम यहाँ पे आंसर बेंजीन बोल देते हैं। ठीक है ना, पर अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो बेंजीन जो है ना वो तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में इससे ऊपर ही लाई कर रही है। भाई देखो ना, पोटेंशियल इस डायग्राम में बेंजीन यहाँ कहीं है और साइक्लोहेक्सेन का है इस लेवल पे। ठीक है, तो डेफिनेटली साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी कम है, अगर उसकी एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ऐसा हमने अभी अभी पढ़ाई है गिरा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा कि साइक्लोहेक्सेन में और बेंजीन के अंदर, है ना, ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है। ठीक है ना, उसमें जैसे जैसे तुमने 6 मेंबर्ड रिंग में अनसेचुरेशन इंट्रोड्यूस करवा दी ना, या डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो वो अनस्टेबल बन जाएगा। ठीक है ना, अनस्टेबल बन गया तो उसका एनर्जी लेवल क्या चल गया, ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे आ गया उसका एनर्जी लेवल, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, अनस्टेबल बन रही है तुम्हारी जो रिंग है, वो अनस्टेबल बन रही है। तो बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन में ज़्यादा अनस्टेबल कौन होता है, ज़्यादा अनस्टेबल होता है बेंजीन रिंग, स्टेबल कौन होती है, साइक्लोहेक्सेन। बस बेंजीन में एक चीज़ का ध्यान रखना, बेंजीन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। ठीक है ना, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो साइक्लोहेक्सेन से भी ज़्यादा स्टेबल हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो इसका जो आंसर है, ये जो विच वन इज़ मोर स्टेबल, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, इसका आंसर आता है कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है ना, ये मोस्टली लोग गलत करते हैं, जब भी मैं इस क्वेश्चन को पूछता हूँ हमेशा कोई ना कोई इसका गलत आंसर देता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कुछ एक सिस्टम्स के बारे में। जैसे मान लो
कुछ सिस्टम तुम्हें ना हमेशा क्वेश्चन में कंपेयर करवाए जाते हैं, वो तुमसे बोलता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो एक एक जो टाइप कुछ एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल कर लेते हैं जो कि थोड़े रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे मान लो ये एक मैं एग्जाम्पल बना दूँ जिसमें ये दे रखा है, ये मान लो फर्स्ट है और ये सेकंड है, और मैंने तुमसे पूछ लिया कि बताओ रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर ना एक कंसेप्ट काम आता है। कंसेप्ट क्या है, देखो मान लो अगर मैं इसको डबल बॉन्ड ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, इसको सी बोल रहा हूँ, इधर इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, इसको सी बोल रहा हूँ। तो एक चीज़ नोटिस करना, देखो अगर मान लो मैं इसमें रेजोनेंस दिखाना चाहूँ तो मैं रेजोनेंस कैसे दिखा सकता हूँ, ए आगे बढ़ेगा तो ये बी वाला जो है वो यहाँ चल जाएगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो ऐसा गया, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तुमने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि जब ए मूव किया ना तो बी मूव किया पर सी मूव नहीं किया, सी क्या रहा, स्टेशनरी। ठीक है, सी जो है वो स्टेशनरी रहा। इसका मतलब जब ए मूव करता है तब केवल बी मूव करता है, सी मूव नहीं करता। ऐसे कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब दूसरे वाले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, जब ए मूव कर रहा है तब बी मूव कर रहा है और सी भी मूव कर रहा है, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव और ये ऐसा बन जाएगा कि यहाँ डबल और उसके बाद में यहाँ पे डबल और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। तो तुमने क्या नोटिस किया कि जब ए मूव कर रहा है तब बी भी मूव कर रहा है और तब सी भी मूव कर रहा है। तो इस टाइप के कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि रेजोनेंस एनर्जी ना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ध्यान रखना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, एक साथ ज़्यादा पाई बॉन्ड मूव कर रहे हैं तो ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी क्योंकि ज़्यादा रेजोनेंस है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के अंदर जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो हमेशा क्या आती है, ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो एक तो तुम्हारे पास ये पूछा जा सकता है तुमसे इसके अंदर, ठीक है ना, एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन के और भी कई सारे एग्जाम्पल बना देगा और फिर पूछ लेगा। सेकंड मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और यहाँ बना दिया डबल बॉन्ड। एक मैंने कुछ ऐसा बनाया कि यहाँ डबल और यहाँ पॉजिटिव। इसको बोल दे स्ट्रक्चर 1, इसको बोल दे स्ट्रक्चर 2, और बोला बताओ दोनों की रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। देखो अब यहाँ पे अगर तुम रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करोगे ना तो दोनों की इक्वल आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों सेम कार्बोकेटायन है। भाई तुम खुद समझो ना, अगर मान लो मैं सेकेंड वाले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस डबल बॉन्ड को आगे मूव करा सकता हूँ। मैं इस डबल बॉन्ड को आगे मूव कराऊंगा तो बताओ क्या बनेगा, यही तो है फर्स्ट स्ट्रक्चर, यही तो है तुम्हारा फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये सेकंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका मतलब मैं सेकंड स्ट्रक्चर से फर्स्ट स्ट्रक्चर को बना सकता हूँ और फर्स्ट स्ट्रक्चर से सेकंड स्ट्रक्चर को बना सकता हूँ। तो दोनों सेम हो गए ना। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है ना, तो कार्बोकेटाइंस में इस चीज़ को जरूर चेक कर लेना कि कार्बोकेटाइन अगर कहीं पे है तुम्हारे पास में तो वहाँ पर अगर दोनों सेम है तो उनकी रेजोनेंस एनर्जी भी क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब दोनों अगर सेम ही चीज़ से बन रहे हैं, एक दूसरे से बन सकते हैं, तो उनकी रेजोनेंस एनर्जी सेम आ जाएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास में एक तो ये दे दिया डबल बॉन्ड और एक दे दिया बेंजीन रिंग। ठीक है ना, अब मुझसे पूछा कि बताओ भाई इसमें रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। अब ये तो हमें डेटा से ही पता है कि भाई डेफिनेटली बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना भाई। तुम ये सोचो ना, यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड कैसा है, ये तो लोकलाइज्ड है, एक ही जगह पे बैठा रहेगा, मूव ही नहीं करेगा। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड है। और कैसे मूव करेंगे, ये यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर चल जाएगा। ठीक है ना, ये लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड है और ये डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड है। तो रेजोनेंस तो हो ही इसमें रहा है, इसीलिए ये इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी और इस वाले की रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। फर्स्ट वाले की रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वाले की। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो डबल बॉन्ड लोकलाइज्ड है, वो मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ जो है ना वो अब रह रही है जो हमने पिछले वीडियो में एज अ डाउट क्रिएट किया था। ठीक है ना, देखो पिछले लेक्चर में तुमने ये पढ़ा कि भाई हमने कंक्लूजन निकाला था कि जो एनर्जी होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के। जो एनर्जी होती है हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। इसका मतलब जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, पर अभी तो अब तुम लोग ये सोचोगे कि आप तो अभी कह रहे हो कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी बात है।
है ना, वो उतना स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को। तो ध्यान रखना, ये जो एनर्जी है ना, ये वाली जो एनर्जी है, ये है वो पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर हो रही है उस कंपाउंड के अंदर। ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। और ये वाली जो एनर्जी है वो कौन सी है, रेजोनेंस एनर्जी है। रेजोनेंस एनर्जी क्या करती है, स्टेबलाइजेशन करवाती है। और ये वाली एनर्जी कौन सी है, तुम जितनी एनर्जी ज़्यादा ऐड करोगे उतना ज़्यादा वो कैसा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बट रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, मतलब जितनी एनर्जी तुम रिलीज़ करवाओगे वो उतना स्टेबलाइजेशन लेकर के आएगी, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। देखो ना, तुम खुद समझो, देखो रेजोनेंस एनर्जी अगर तुम सिंपल बात करो तो यहाँ से यहाँ लेके जा रही है इस कंपाउंड को, मतलब पोटेंशियल डायग्राम में नीचे लेके जा रही है। तो जब उसको नीचे लेके जा रही है मतलब एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, मतलब उसको स्टेबलाइज करवा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों एनर्जी में डिफरेंस है। तो यहाँ पे कई बार लोगों को दिक्कत आती है, तो ये तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी इस पूरे वीडियो में हमने रेजोनेंस एनर्जी के बारे में अच्छे समझा। ये चीज़ तुम्हारे थर्मोकेमिस्ट्री में भी काम आ जाती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि साइक्लोहेक्सेन में और बेंजीन में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में हमेशा हमारा साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो, जैसे हम देखें अगर, तो पोटेंशियल डायग्राम में वो नीचे आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन, ठीक है। बाकी तो अपने पास जो कंसेप्ट है वो यही है कि भाई जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा या जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, जितने अच्छे से रेजोनेंस हो पाएगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना आज का जो वीडियो है इसको हम सम अप कर रहे हैं, और फिर आगे अपन लोग थोड़ा सा प्लस आर माइनस आर के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेजोनेंस होता है जब बेंजीन के ऊपर कुछ ग्रुप्स लगे हुए होंगे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली तुम्हारे पास में यूज़ यहाँ पर भी होगा और हाइड्रोकार्बन्स में भी यूज़ होगा, ठीक है। चलो, तो एज़ ऑलवेज़ अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करो। देखो, लाइक ज़रूर किया करो, तुम में से कई लोग ऐसे हैं जो देख लेते हैं तो पर सब्सक्राइब नहीं करते, है ना, और या फिर देख लेते हैं तो लाइक नहीं करते। बट स्टिल कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा नहीं लगता तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम मत करो। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यूज़फुल है, तुम कुछ चीज़ें नहीं सीख रहे हो, ठीक है ना, तो आई थिंक कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।